Hello and welcome to MahindraGuru.com's official YouTube channel, and you are watching a new session of For Your Information #FYI, where we are going to discuss the history of 9th and 10th March with you all. 9 और 10 मार्च के इतिहास पे आज करेंगे हम चर्चा, और इसी चर्चा में हमेशा की तरह बने हुए हैं हमारे हिस्ट्री गुरु। तो चलिए करते हैं उनका स्वागत इस सेशन में और बढ़ते हैं, देखते हैं क्या है खास इस पर्टिकुलर पूरे के पूरे सेशन में, एंड व्हाट आर द इंपॉर्टेंट इवेंट्स व्हिच हैज टू बी फोकस्ड अपॉन। तो लेट्स प्रोसीड विद द पार्ट एंड लेट्स लुक अपॉन टू द इवेंट्स। लेकिन उससे पहले जानेंगे हिस्ट्री गुरु से कि क्यों है ये सेशन इतना इंपॉर्टेंट। जैसा कि हम लोग हर बार हर समय इस सेशन में डिस्कस करते हैं कि आज की इंफॉर्मेशन, हर दिन की इंफॉर्मेशन आज सभी के लिए बहुत ही जरूरी होती है, क्योंकि उससे जुड़े जो तथ्य होते हैं, उससे जुड़े जो इंपॉर्टेंट फैक्ट्स होते हैं, वह कहीं ना कहीं आपके डेली लाइफ में और आपके जो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स है उसकी तैयारी से काफी इंपॉर्टेंट होते हैं। जैसा कि हम एग्जाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से भी देखें कि हाल ही में होने वाली चीजों के बारे में और हाल ही की होने वाली घटनाओं के बारे में जो, या फिर जो पर्टिकुलर डे है उनसे जुड़ी चीजों के बारे में एग्जाम में जरूर पूछा जाता। तो यह जो इंफॉर्मेशन वाला जो सेशन है, फॉर योर इंफॉर्मेशन, आप ही के लिए है और आप ही का ये इंफॉर्मेशन सेशन है जिसमें हम आज आपके लिए डिस्कस करने वाले हैं 9 और 10 से जुड़ी हुई इंपॉर्टेंट फैक्ट्स और इवेंट्स के बारे में जो आपके लिए, आपके एग्जाम के लिए बहुत ही खास होंगे। चलिए तो देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। व्हाट इज ऑल इंपॉर्टेंट इन दिस सेशन? इन द फर्स्ट इवेंट इफ वी टॉक अबाउट वाज हेल्ड ऑन 9th मार्च बेसिकली 2011। यस, 2011 वो वर्ष था जब स्पेस शटल डिस्कवरी वाज मेड इट्स फर्स्ट लैंडिंग आफ्टर 39 इयर्स। तो बिल्कुल हिस्ट्री गुरु से जानेंगे कि ये इवेंट पर्टिकुलरली था क्या। जी, अगर हम स्पेस शटल की बात करते हैं, डिस्कवरी की बात करते हैं, तो इसने आज ही के दिन 9th मार्च को अपनी पहली जो सफल लैंडिंग है वह की थी। इसके साथ ही साथ मैं यहाँ पर थोड़ा सा और इसके बारे में डिटेल में बताना चाहूंगा, जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो सकता है कि आखिर इसकी जो एजेंसी है, किस पर्टिकुलर एजेंसी के माध्यम से, किस पर्टिकुलर ऑर्गेनाइजेशन के माध्यम से इस पर्टिकुलर स्पेस शटल को लॉन्च किया गया था। तो जैसा कि मैं आपको बता दूं कि स्पेस शटल डिस्कवरी लॉन्चेस फ्रॉम नासा। जी हाँ, नासा के बारे में अगर हम बता दें कि आप सभी जानते हैं कि यूएस यानी कि यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका की सबसे बड़ी रिसर्च और अगर हम बात करें स्पेस रिसर्च एजेंसी है, उसके द्वारा इस पर्टिकुलर स्पेस शटल को लॉन्च किया गया था बाय द कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर एंड द पैड नंबर 39A। जी हाँ, कैनेडी स्पेस रिसर्च सेंटर से इस पर्टिकुलर डिस्कवरी शटल को लॉन्च किया गया था आज ही के दिन सक्सेसफुली 2011 में। बिल्कुल, तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं अगला इवेंट जो हुआ था 10 मार्च को। 1876 वाज द ईयर व्हेन द फर्स्ट टेलीफोन कॉल वाज मेड। अभी कुछ ही दिनों पहले हमने टेलीफोन की इन्वेंशन की बात की थी, और अब यहाँ पे आ गया पहला फोन कॉल जो कि किया था अलेक्जेंडर ग्राहम बेल ने थॉमस वॉटसन को। जी हाँ, जैसे कि हमने प्रीवियस ही अगर सेशन की अगर हम बात करें, प्रीवियस कुछ ही सेशन में हमने डिस्कस किया था कि हु इज द इन्वेंटर ऑफ टेलीफोन। अगर हम टेलीफोन के इन्वेंटर की बात करें, हमने यहाँ पर पेटेंट की भी बात की थी। तो जी हाँ, उसी के कुछ समय बाद, नहीं 1 और 2 दिन के अंतराल पर ही ग्राहम बेल ने सबसे पहली जो फोन कॉल थी आज ही के दिन 1876 में थॉमस वॉटसन को की थी। तो बहुत ही इंटरेस्टिंग है जानना कि आखिर सबसे पहली कॉल, जब हम कॉल किसी को करते हैं तो हम ये नहीं सोचते कि सबसे पहली कॉल किस पर्सन ने किस पर्सन को की थी। तो अगर आपके दिमाग में इस तरह का कोई प्रश्न उठता है कि पहली बार किस व्यक्ति ने किस पर्सन को पहली बार टेलीफोन के माध्यम से संपर्क किया था या बातचीत की थी, तो उसका आंसर क्या है। चलिए तो बढ़ते हैं आगे, देखते हैं बर्थडेज किसके सेलिब्रेट होते हैं 9 एंड 10th मार्च में। तो द फर्स्ट पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज जाकिर हुसैन। मिस्टर जाकिर हुसैन 1951 9th मार्च वाज द डेट व्हेन ही वाज बोर्न, और जैसा कि फोटोग्राफ डिपिक्ट कर भी रहा है, तबला प्लेयर या तबला वादक। बिल्कुल, अगर हम बात करें जाकिर हुसैन, वह अपनी अगर हमने कुछ समय पहले अगर हम एक एडवर्टाइजमेंट की बात करें, हम लोग टीवी वगैरह देखते थे, उसमें वाताज का ऐड करते हुए हमें ये दिख जाते थे जाकिर हुसैन, जो कि जाने माने और फेमस तबला वादक हैं। जी हाँ, और वह अगर उनके पिता की अगर हम बात करें, उनके पिता का नाम है उस्ताद अल्लाह रखा। जी हाँ, उस्ताद अल्लाह रखा, जो कि खुद ही एक जाने माने तबला वादक थे, उनके ये पुत्र हैं। अगर इनके बारे में हम थोड़ा सा और डिस्कशन करें, जाकिर हुसैन को सन 2000 में भारत सरकार द्वारा कला के क्षेत्र में उनके योगदान के लिए पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था, और उनका जन्म आज ही के दिन 1951 में हुआ था। तो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से यहाँ पर इंपॉर्टेंट हो सकता है कि जाकिर हुसैन किस पर्टिकुलर फील्ड के या किस पर्टिकुलर क्षेत्र के एक प्रसिद्ध कलाकार है। चलिए नेक्स्ट अगर हम बात करें आगे, तो विल बी टॉकिंग अबाउट पार्थिव पटेल। 1985 वाज द ईयर व्हेन दिस क्रिकेटर वाज बोर्न, एंड यस द डेट वाज 9th मार्च। बिल्कुल, जैसे अगर हम क्रिकेट की बात करते हैं तो आप सभी को मालूम है कि कुछ ही दिन पहले हमने अभी हाल ही में सेकंड टेस्ट मैच जीता है ऑस्ट्रेलिया से। तो कहीं ना कहीं क्रिकेट फैंस के लिए एक अच्छी खबर है कि आज ही के दिन पार्थिव पटेल, किसी सभी अगर क्रिकेट फैंस है तो उनको इनका नाम जरूर मालूम होगा कि एक लेफ्ट हैंडेड बल्लेबाज है और साथ ही साथ विकेट कीपर भी हैं, कि इनका आज ही के दिन 9 मार्च को
1985 को इनका जन्म हुआ था। अगर मैं बर्थ प्लेस की अगर बात करता हूं तो अहमदाबाद गुजरात, जी हाँ अहमदाबाद गुजरात से संबंधित है। पार्थिव पटेल कई कीर्तिमान अपने नाम कर चुके हैं, भारतीय टीम के एक जाने माने और प्रसिद्ध बल्लेबाज हैं जो कि आईपीएल में भी खेलते हैं। आज ही के दिन जन्म हुआ था। बिल्कुल। नेक्स्ट इफ वी टॉक अबाउट तो we'll be talking about उडुपी रामचंद्र राव। 10th March was the date and 1932 was the year when he was born। तो उडुपी रामचंद्र राव कौन थे? जी हाँ, अगर जैसा कि हम नाम के बारे में डिस्कशन करें तो बहुत ही कम व्यूअर्स उनके बारे में जानकारी होगी और ये नाम ज्यादा पॉपुलर भी नहीं है। लेकिन अगर इनके बारे में डिस्कशन करें, आज ही के दिन इनका जन्म हुआ 1932 में। और अगर हम इनकी बात करें, इनका जन्म जो हुआ था कर्नाटका में हुआ था। अब इनके बारे में कुछ इंट्रोडक्शन भी देख लेते हैं। ही इज अ स्पेस साइंटिस्ट, जी हाँ स्पेस साइंटिस्ट हैं, जाने माने स्पेस साइंटिस्ट हैं एंड द फॉर्मर चेयरमैन ऑफ इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, यानी कि इसरो के जाने माने अध्यक्ष भी रह चुके हैं, इसरो के पूर्व अध्यक्ष भी रह चुके हैं और जाने माने स्पेस साइंटिस्ट हैं। साथ ही साथ अगर इनके बारे में बात करें, सन 2017 यानी कि इसी वर्ष ने पद्म विभूषण से भी सम्मानित किया गया है। तो जाने माने स्पेस साइंटिस्ट और इसरो के पूर्व चेयरमैन उडुपी रामचंद्र राव का आज ही के दिन 10 मार्च को, अगर हम बात करें 10 मार्च के दिन 1932 को जन्म हुआ। बिल्कुल। नेक्स्ट आगे बढ़ रहे हैं हम लोग डेथ सेक्शन की तरफ कि किनकी पुण्यतिथि होती है, किनका देहांत हुआ था 9 और 10 मार्च में। द पर्सनालिटी विच वी हैव दैट इज मिस देविका रानी। 1994 वाज द ईयर, 9th March वाज द डेट व्हेन शी डाइड। तो अगर हम बात करें तो कहीं हम एक कल्चरल फिगर, फिल्म एक्ट्रेस की बात कर रहे हैं। बिल्कुल, देविका रानी की अगर हम बात करते हैं 9th March 1994 का इनका देहांत हुआ। अगर मैं इनके जन्म की अगर बात करता हूँ, इनके बॉर्न ईयर की अगर मैं बात करता हूं तो इनका जो जन्म हुआ था वह 30 मार्च यानी कि 30 मार्च 1908 को विशाखापत्तनम में हुआ था। इनके इंट्रोडक्शन के बारे में बात करूं तो शी वाज एन एक्ट्रेस इन इंडियन फिल्म्स हु वाज एक्टिव ड्यूरिंग 1930s एंड 1940s। 1930 से लेकर 1940 के दशक के बीच में वह भारतीय फिल्म सिनेमा जगत में काफी सक्रिय रही हैं, काफी मूवीज में उन्होंने काम किया है। तो जानी मानी फिल्म अभिनेत्री थी देविका रानी। इनका आज ही के दिन 9th March 1994 को निधन। बिल्कुल। नेक्स्ट पर्सनालिटी की अगर हम बात करें तो दैट इज सावित्रीबाई फुले। 1897 वाज द ईयर, 10th March वाज द डेट व्हेन शी डाइड। तो सावित्रीबाई फुले जी कौन थी? बिल्कुल, जैसा कि हम बात कर रहे हैं सावित्रीबाई फुले के बारे में, तो कहीं ना कहीं ये नाम इतिहास से जरूर जुड़ा हुआ है और भारत के स्वतंत्रता संग्राम और उसके पीछे की अगर हम बात करें सामाजिक जो डेवलपमेंट हुआ है, अगर हम बात करें सोशल डेवलपमेंट जो गर्ल्स का हुआ है या उनका जो एजुकेशनल डेवलपमेंट हुआ था, अगर हम बात करें 19वीं सदी के आसपास, तो उनमें काफी बड़ा रोल सावित्रीबाई फुले ने प्ले किया था। इनके अगर हम डेथ की बात करें, आज ही के दिन 1897 में हुआ था। लेकिन अगर इनके जन्म की अगर हम बात करते हैं तो इनका जन्म 3 जनवरी 1831 को हुआ था। सी वाज एन इंडियन सोशल रिफॉर्मर एंड पोएट, जी हाँ एक समाज सुधारक भी थी और एक कवित्री भी थी। एंड शी स्टार्टेड द नेटिव गर्ल्स स्कूल इन पुणे इन 1848। जी हाँ 1848 यानी कि 1848 में गर्ल्स के लिए उन्होंने पहला एक महिला विद्यालय भी स्टार्ट किया था पुणे में, और वह उस पर्टिकुलर स्कूल की टीचर भी यानी कि अध्यापिका भी थी। तो उस जमाने की अगर हम बात करते हैं, अगर उस जमाने में अगर वुमेन्स के अगर डेवलपमेंट की बात करते हैं तो अपने आप में काफी प्रसिद्ध और जानी मानी समाज सुधारक और कार्यकर्ता थी। इनका आज ही के दिन देहांत। बिल्कुल। और पुणे यूनिवर्सिटी का भी नाम कहीं ना कहीं इनके नाम से जुड़ा हुआ है। तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द क्वेश्चन आंसर पार्ट और देखते हैं आज के फॉर योर इन्फॉर्मेशन FYI क्वेश्चन बैंक में किस तरीके के क्वेश्चंस ऐड ऑन होंगे। तो लेट्स प्रोसीड टू द क्वेश्चन आंसर एंड हियर कम्स द फर्स्ट क्वेश्चन। द मैक्सिमम स्ट्रेंथ ऑफ राज्यसभा इज, राज्यसभा के सदस्यों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? जी हाँ, अगर पॉलिटी के पॉइंट ऑफ व्यू से बात की जाए तो बहुत ही अच्छा प्रश्न है। राज्यसभा के टोटल सदस्यों की संख्या इनमें से क्या हो सकती है? ऑप्शंस 220 या 200 या 250 या 240 यानी 220, 200, 250 एंड 240। आंसर की बात करें तो हियर इट कम्स ऑप्शन नंबर सी 250। बिल्कुल, यहाँ पर अगर हम बात करें कि 238 यानी कि 238 जो मेंबर्स होते हैं लोकसभा में वह चुने जाते हैं, उनका कार्यकाल होता है। लेकिन राज्यसभा में अगर हम बात करते हैं और 12 सदस्यों को मनोनीत किया जाता है राष्ट्रपति के द्वारा, तो टोटल जो संख्या वो निकल कर आती है वह निकल के आती है 250। चलिए तो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अगर हम बढ़े तो लेट्स सी द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the viceroy at the time of Quit India movement? भारत छोड़ो आंदोलन के समय वाइसरॉय कौन थे? जी हाँ, अगर हम भारत छोड़ो आंदोलन की बात करते हैं, क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करते हैं, तो आप सभी को मालूम होगा कि 1942 की गांधी जी के द्वारा चलाया गया बहुत ही बड़ा जन आंदोलन था, जिसमें उन्होंने फेमस नारा भी दिया था डू और डाई यानी कि करो और मरो। तो ऑप्शंस आपके सामने है। उस समय जो भारत के वाइसरॉय थे, क्या वो लॉर्ड वेवेल थे या लॉर्ड लिंचबो थे या थर्ड वन इज लॉर्ड इरविन थे या लास्ट वन इज लॉर्ड माउंटबेटन? तो आंसर की बात करें तो डेफिनेटली इट इज ऑप्शन नंबर बी लॉर्ड लिनलिथगो। जी हाँ, लिनलिथगो की अगर हम बात करें 1942 के आसपास का टाइम पीरियड था जिसमें भारत छोड़ो आंदोलन ने भारत की आजादी में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाई थी। उस समय भारत की अगर हम वाइसरॉय की बात करें तो लॉर्ड लिनलिथगो थी। चलिए तो बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ब्लड ग्रुप वाज डिस्कवर्ड बाय, रुधिर वर्ग का पता किसने लगाया था? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज कार्ल लैंडस्टीनर, सेकंड वन इज
पाओलो, थर्ड वन इज अलेक्जेंडर फ्लेमिंग एंड लास्ट वन इज विलियम हार्वे। So definitely if we talk about the answer, it is Karl Landsteiner. बिल्कुल, अगर हम ब्लड ग्रुप की बात करते हैं ए बी सी डी ओ, बहुत सारे तरह के ब्लड ग्रुप हैं जो कि आपने जाने होंगे, आपने उनके बारे में पढ़ा होगा, तो उनके बारे में डिस्कवर करने वाले जो वैज्ञानिक हैं वो ऑप्शन नंबर 1 यानी कार्ल लैंडस्टीनर ही थे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। हु रोट द बुक व्हाई सोशलिज्म? व्हाई सोशलिज्म पुस्तक किसने लिखी थी? ऑप्शंस आपके सामने है। फर्स्ट वन इज आचार्य नरेंद्र देव, सेकंड वन इज एम.एन. रॉय, थर्ड वन इज जयप्रकाश नारायण एंड लास्ट वन इज महात्मा गांधी। तो आंसर की बात करें तो ऑप्शन नंबर सी, जयप्रकाश नारायण। जी हाँ, जेपी नारायण, जेपी के नाम से जाने जाते थे, भारतीय जनता पार्टी के भी लीडर रह चुके थे और एक बार सरकार भी, अगर जनता पार्टी की हम बात करें तो भारत में अगर हम सेंट्रल गवर्नमेंट में एक बार जनता पार्टी की सरकार भी बनी थी। बहुत बड़े समाजवादी नेता माने जाते थे। तो व्हाई सोशलिज्म यानी कि सामाजिक, अगर हम बात करें समाजवाद क्यों, इस तरह की पुस्तक को लिखने वाले जयप्रकाश नारायण ही थे। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। मल्टीपर्पज रिवर वैली प्रोजेक्ट्स आर द न्यू टेम्पल्स ऑफ मॉडर्न इंडिया। द अबव स्टेटमेंट वाज मेड बाय। बिल्कुल, बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के नए मंदिर हैं, ये कथन किसने कहा था? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज महात्मा गांधी, सेकंड वन इज राजीव गांधी, थर्ड वन इज जवाहरलाल नेहरू एंड लास्ट वन इज मोतीलाल नेहरू। तो आंसर इज डेफिनेटली जवाहरलाल नेहरू। बिल्कुल, जवाहरलाल नेहरू ने ही टेम्पल्स की, अगर हम बात करें मॉडर्न इंडिया टेम्पल्स यानी डैम्स जो होते थे या बहुउद्देशीय जो नदी घाटी परियोजनाएं हैं, रिवर वैली प्रोजेक्ट्स हैं, जो डैम्स उनसे बनते हैं जिससे इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस हो सकती है, जिनसे इरिगेशन के लिए वाटर आसानी से मिल सकता था। तो एक ही पर्टिकुलर चीज से हम कई सारे अलग अलग क्षेत्रों का विकास कर सकते थे। इसीलिए अगर हम बात करें जवाहरलाल नेहरू ने डैम्स को, रिवर वैली प्रोजेक्ट को आधुनिक भारत का मंदिर कहा था। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। ऑंग सांग सू की is a native to। ऑंग सांग सू की कहाँ की मूल निवासी हैं? जी हाँ, आंग सान सू की अगर हम बात करें, इन्हें भारत दुनिया के सबसे बड़े सम्मान नोबेल पीस प्राइज से भी सम्मानित किया जा चुका है। तो यह जो महिला है या जो फेमस पर्सनालिटी है, वह किस कंट्री से बिलोंग करती हैं? ऑप्शन की बात करें, फर्स्ट वन इज म्यांमार, सेकंड वन इज अरुणाचल प्रदेश, थर्ड वन इज तिब्बत एंड फोर्थ वन इज चाइना। आखिर किस रीजन से बिलोंग करती हैं, किस क्षेत्र से बिलोंग करती हैं, इस तरह का क्वेश्चन आपसे पूछा गया। सो डेफिनेटली आंसर इज ऑप्शन नंबर ए, म्यांमार। बिल्कुल, अगर म्यांमार की बात करें, एक लीडर हैं और वहां पर इस समय एक मंत्री के तौर पर भी कार्यरत हैं, जिन्होंने म्यांमार में एक लंबी लड़ाई लड़ी, एक लंबा आंदोलन लड़ा, जिसके लिए उन्हें शांति पुरस्कार यानी नोबेल शांति पुरस्कार से भी सम्मानित किया गया। चलिए लेट्स प्रोसीड टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। Who was the other Congress leader who joined with Motilal Nehru to start the Swaraj Party in 1923? 1923 में स्वराज पार्टी बनाने के लिए मोतीलाल नेहरू के साथ मिलने वाले कांग्रेस के अन्य नेता कौन थे? ऑप्शंस आपके सामने। फर्स्ट वन इज चित्तरंजन दास, सेकंड वन इज महात्मा गांधी यानी मोहनदास करमचंद गांधी, थर्ड वन इज गोकुल दास, अगर हम बात करें जी के गोखले, गोपाल कृष्ण गोखले की बात करें, और लास्ट वन इज बीजे तिलक यानी बाल गंगाधर तिलक। चलिए तो आंसर की बात करें तो अनडाउटेडली इट इज ऑप्शन नंबर 8, चित्तरंजन दास। बिल्कुल, स्वराज पार्टी जिन्होंने भारत का खुद का राज स्थापित करने के लिए चुनाव लड़ा, लेकिन कुछ खास सफलता अर्जित नहीं कर पाए और 1929 आते आते इस पर्टिकुलर पार्टी का जो अस्तित्व था वह समाप्त हो गया था। लेकिन अगर इसकी शुरुआत की बात किया तो जवाहरलाल नेहरू, मोतीलाल नेहरू और चित्तरंजन दास के द्वारा इस पर्टिकुलर पार्टी की स्थापना की गई। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। If the President of India wants to resign, he has to address the letter of resignation to the। यदि भारत के राष्ट्रपति त्याग पत्र देना चाहें तो उन्हें यह त्याग पत्र किसको संबोधित करना होगा? जी हाँ, संविधान के अनुसार कौन सा व्यक्ति होगा जिसमें अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं? फर्स्ट वन इज चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया यानी कि भारत के मुख्य न्यायाधीश, सेकंड वन इज प्राइम मिनिस्टर यानी कि भारत के प्रधानमंत्री, थर्ड वन इज वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति एंड लास्ट वन इज स्पीकर यानी कि लोकसभा या राज्यसभा अध्यक्ष। चलिए तो आंसर की बात करें तो अनडाउटेडली वी हैव डिस्कस्ड इट मेनी टाइम्स एंड यस इट इज ऑप्शन नंबर सी, वाइस प्रेसिडेंट। जी हाँ, वाइस प्रेसिडेंट को अपना त्याग पत्र सौंप सकते हैं संविधान के नियम और कानूनों के अनुसार। चलिए बढ़ते हैं इसी के साथ टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। द प्लेइंग टाइम इन सेकेंड्स ऑफ द फुल वर्जन ऑफ इंडियन नेशनल एंथम इज। भारतीय राष्ट्रगान के पूरे पाठांतर को बजाने में लगने वाला समय सेकंड्स में कितना है? बिल्कुल, अगर हमारे जितने व्यूअर्स हैं, मेरे हिसाब से उनका यह आंसर उनको मालूम जरूर होना चाहिए। बिल्कुल, क्योंकि यह देश के बारे से जुड़ा है, देश के बारे में जुड़ा है, देश के तथ्यों के बारे में जुड़ा, जो कि उनको जानना जरूरी है। अगर हम ऑप्शन की बात करें 60 सेकंड, 52 सेकंड, 55 सेकंड और 57 सेकंड। तो आंसर इज अनडाउटेडली ऑप्शन नंबर बी, 52 बिल्कुल, अगर बात करें 52 सेकंड के अंदर नहीं, 52 सेकंड्स के अंदर ही राष्ट्रगान को बजाना, जो कि एक ऑफिशियल और एक देश हित की बारे में जानकारी है, जो कि आपको जरूर जाननी चाहिए कि राष्ट्रगान 52 सेकंड्स के अंदर बजाया जाए। चलिए तो इसी के साथ वील एंड अप दिस। एक और है 10th क्वेश्चन यहाँ पे, वो और लेंगे हम यहाँ पे। द टॉम्ब ऑफ जहांगीर वाज बिल्ड एट। जहांगीर की कब्र कब और कहाँ बनाई गई? जी हाँ, जहांगीर के मकबरे और कब्र की अगर हम बात करते हैं तो ऑप्शंस आपके सामने है कि किस पर्टिकुलर जगह पे या किस पर्टिकुलर रीजन पे उनकी कब्र बनी हुई है। तो ऑप्शंस गुजरात, दिल्ली, लाहौर, आगरा।
तो यस, डेफिनेटली अगर आंसर की बात करें तो इट इज ऑप्शन नंबर सी, लाहौर। जी हाँ, लाहौर में ही उनकी कब्र, उनका टॉम बना हुआ है। जी हाँ, तो उनको वहीं दफनाया गया। चलिए, तो इसी क्वेश्चन के साथ वील एंड अप दिस सेशन और अगले सेशन में फिर मुलाकात होगी आपकी। डू नॉट फॉरगेट टू क्लिक ऑन द लाइक बटन बिफोर गेटिंग ऑफलाइन, एंड यस, इफ यू आर लाइकिंग प्लीज टेल अस इन द कमेंट बॉक्स सो दैट वी कैन इनिशिएट योर एफर्ट्स टू आवर एफर्ट्स। और यहाँ पे आपके साथ फिर मुलाकात करेंगे फॉर योर इन्फॉर्मेशन के एक नए सेशन में। तब तक के लिए खुश रहिए, ख्याल रखिए, पढ़ते रहिए, एंड डू नॉट फॉरगेट, आपकी सफलता में ही हमारी सफलता। थैंक यू सो मच।